जेठ जी ने क्या किया था? मधु, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जरा मेरे लिए अदरक और काली मिर्च वाली चाय बना दो प्लीज। मधु के जेठ जी ने उसे आवाज लगाते हुए कहा। मधु उस समय नहा कर आई थी और अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछ रही थी। उसने जल्दी जल्दी अपनी मांग में सिंदूर भरा और पायल छनकाती हुई रसोई में पहुंच गई। थोड़ी ही देर में अदरक कुटने की आवाज से पूरी रसोई गूंजने लगी और उसके जेठ जी सोफे पर अखबार के पन्ने पलटते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। जैसे ही मधु चाय का प्याला लेकर उनके सामने आई तो चाय का कप लेते हुए उन्होंने मधु की उंगलियों को छू लिया। मधु को जैसे करंट सा लग गया, वो सिकपका गई और उसके हाथ से प्याला छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। थोड़ी चाय उसकी साड़ी पर भी गिर गई थी। उसके जेठ जी कहने लगे, जाओ मधु, पहले कपड़े बदल लो, दूसरी चाय बाद में बना लेना। मधु कमरे में आई। जब वो कपड़े बदल रही थी तो उसे लगा जैसे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, क्योंकि दरवाजे और फर्श की गैपिंग के बीच में उसे किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। वो घबरा गई और उसने बाथरूम में जाकर अपने कपड़े बदले। जब वो कपड़े बदलकर बाहर आई तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, लेकिन वो इतना तो समझ गई थी कि शायद उसके जेठ जी ही वहाँ पर खड़े थे। यह बात उसे बहुत अजीब लगी। वो रसोई में दोबारा से चाय बनाने के लिए चली गई और सोचने लगी कि जेठ जी हर बात में मेरी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। कभी भी कोई सामान लेते देते समय मेरी उंगलियों को छू लेते हैं और अब तो ऐसा लगता है जैसे हर समय उनकी नजरें मुझ पर ही चिपकी हुई हैं। उसे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। एक औरत होने के नाते वो समझ सकती थी कि किसकी नजरें कैसी होती हैं। ऐसी गंदी नजर को औरतें जल्दी ही समझ जाती हैं। अगली बार जब वो चाय बनाकर लाई तो उसने चाय का प्याला सीधे टेबल पर रखा और बिना कुछ कहे सुने वहां से चली गई। पराग उसे पीछे से जाते हुए देखता ही रह गया। मधु और विशाल की शादी को 3 महीने हुए थे। घर में बड़े बुजुर्ग के नाम पर विशाल के भैया पराग ही थे। पराग ने ही विशाल की परवरिश की थी। एक एक्सीडेंट में विशाल और पराग के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उस समय पराग ने बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाते हुए विशाल की परवरिश की, उसे पढ़ाया लिखाया। इस चक्कर में उन्होंने शादी नहीं की। इस बात के लिए भी वो विशाल को कई बार सुना चुके थे कि तुम्हारे लिए मैंने कितने त्याग किए हैं। विशाल भी भैया के त्याग को समझता था, इसलिए हमेशा उनका बहुत लिहाज करता था, उन्हें बहुत आदर सम्मान देता था। लेकिन जब से विशाल की शादी हुई थी और मधु घर आई थी तो पराग की नजरें हमेशा मधु की खूबसूरती पर टिकी हुई रहती थी। वो किसी भी तरह मधु की खूबसूरती का रसपान कर लेना चाहता था। विशाल काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर जाता रहता था और पराग अपनी पुरानी दुकान पर काम करता था, इसलिए वो कभी भी घर चला आता था और मधु के साथ समय बिताने की कोशिश करता था। उससे बात करके उसके करीब आने की कोशिश करता था। लेकिन आजकल मधु उससे दूर दूर रहने लगी थी, क्योंकि उसे जेठ जी की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। एक दिन मधु बालकनी में गीले कपड़े डालकर वापस आ रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया। जेठ जी ने तुरंत ही आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उनकी इस हरकत से मधु कांप उठी। वो जल्दी से उनसे दूर हटकर अपने कपड़े ठीक करने लगी। उसके जेठ जी ने उसके कंधे को सहलाते हुए पूछा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मधु ने गुस्से में उनका हाथ झटकते हुए कहा, आप जरा अपनी मर्यादा में रहा करिए। आप इस तरह आते जाते मुझे छूते रहते हैं, यह बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अगर आपने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो मैं विशाल को सब कुछ बता दूंगी। यह सुनकर पराग हंसते हुए कहने लगा, अरे बेवकूफ औरत, विशाल कभी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा। वह मुझे देवता की तरह पूजता है। और सुनो, मैंने अपने छोटे भाई की परवरिश की है, वो कभी मेरे खिलाफ मुंह नहीं खोल सकता। उस पर किए खर्च का हिसाब तुम्हें अपनी खूबसूरती से चुकाना होगा। और सुनो, अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो रात को मेरे कमरे में आ जाना। यह सुनकर मधु का शरीर सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। उसने तय कर लिया था कि आज शाम को विशाल जब घर आएगा तब वो उसे सारी सच्चाई बता देगी कि उसके बड़े भैया उसके पीठ पीछे कितनी गलत हरकतें करते रहते हैं। शाम को विशाल घर आया तो चाय नाश्ते के बाद मधु ने धीरे से कहा कि सुनो, मुझे आपको कुछ बताना है। विशाल ने सहज स्वर में कहा, हाँ बताओ। मधु ने झिझकते हुए कहा, वह जेठ जी मेरे साथ छेड़खानी करते हैं, मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप उन्हें समझा दीजिए कि वो मेरे साथ ऐसा ना करें। आज उन्होंने मुझे रात को अपने कमरे में आने का खुला निमंत्रण दे दिया है। जब मैंने उससे कहा कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगी तो वो कह रहे थे कि आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। विशाल गुस्से में बौखला गया और कहने लगा, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मेरे भैया ऐसे नहीं हैं। उन्होंने कितने त्याग और परिश्रम के बाद मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे लिए उन्होंने शादी तक नहीं की। वह ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकते।
जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी या भैया ने कोई मजाक किया होगा, और अगर तुम झूठ बोलकर मेरे और भैया के बीच में दरार डालना चाहती हो तो तुम बहुत गलत कर रही हो। मधु तड़प उठी और कहने लगी, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। उन्होंने सही कहा था कि तुम उनके मोह में अंधे हो और मेरी बातों का यकीन नहीं करोगे। कहते हुए वो रोने लगी तो विशाल को गुस्सा आ गया और उसने पत्नी को थप्पड़ लगाते हुए कहा कि तुम औरतें क्या सोचती हो, तुम आंसू बहाकर अपनी बात को सच साबित कर दोगी और मैं गधे की तरह तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा। जाओ, जो करना है कर लो। इतना कहकर वो गुस्से में पैर पटकते हुए घर से बाहर चला गया। मधु काफी देर तक रोती रह गई। विशाल अपने भैया का अंधभक्त था और वो मधु पर हाथ उठाकर उसे रोता हुआ छोड़कर चला गया। वो बहुत दुखी हो गई थी, इसलिए अब जेठ जी के बुलाव पर मधु भी तैयार हो गई थी। और फिर रात को जब वो जेठ जी के कमरे में गई तो उसके जेठ जी ने एक मदहोश कर देने वाली नजर से उसे नीचे से लेकर ऊपर तक निहारा और खिले हुए स्वर में बोले, आओ आओ मधु, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। मेरे छोटे भाई को तो तुम्हारी कोई कद्र ही नहीं है। तुम इतनी खूबसूरत हो, अगर तुम मुझे मिली होती तो मैं दिन रात तुम्हारी पूजा करता। लेकिन विशाल बहुत बेवकूफ है जो वह इस रूप की देवी पर हाथ उठाता है। तुम्हारा रूप और लावण्य प्यार करने के लिए है, लेकिन विशाल को तो अक्ल ही नहीं है। वह तो बस तुम्हें रुलाना ही जानता है। जेठ जी की बात सुनकर मधु फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, शायद आप ठीक कह रहे हैं। मैं ही बेकार में पतिव्रता पत्नी बनने के चक्कर में दुखी होती रहती हूँ। लेकिन सच में जिंदगी में प्यार बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब कोई हमारी भावनाओं को नहीं समझता, हमारी इच्छाओं का सम्मान नहीं करता और हमारी बात पर भरोसा नहीं करता तो सच में दिल टूट जाता है। आज मेरा भी मन अपने पति से टूट चुका है। आज उसने जिस तरह मुझ पर हाथ उठाया, उसे देखकर मैं समझ गई हूँ कि मैं चाहे उसके लिए कितना भी कर लूँ, वो कभी मेरा नहीं बन सकता। तो मैं बेकार में क्यों उसके प्रति वफादारी निभाती रहूं। उसके जेठ जी कुटिल मुस्कान के साथ बोले, यह हुई ना बात, अब तुम समझदारी वाली बातें कर रही हो। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। इतना कहकर पराग ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठा दिया। मधु सिर झुकाकर बिस्तर पर बैठ गई। उसके जेठ जी उसके लिए दूध का गिलास लेकर आए और कहने लगे, देखो, खास मैंने तुम्हारे लिए केसर वाला दूध बनाया है। चलो जल्दी से इसे पी लो, फिर मैं तुम्हें एक नई दुनिया की सैर करवाऊंगा। उस दुनिया में तुम्हें कोई दुख और पीड़ा नहीं होगी, बस आनंद ही आनंद होगा। अभी उसके जेठ जी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी विशाल दनदनाता हुआ अपने भैया के कमरे में पहुंच गया। उसे देखते ही पराग बौखला गया, लेकिन अगले ही पल वो बात को संभालते हुए बोला, आओ विशाल, तुम्हारी पत्नी बहुत दुखी है। तुम्हें इस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं घर का बड़ा हूँ, इस नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि आगे से अपनी पत्नी का अच्छे से ध्यान रखा करो। फिर मधु से कहने लगी, देखो मधु, मैंने तुम्हारे पति को समझा दिया है। अब जाओ, तुम दोनों पति पत्नी अपने कमरे में जाकर आराम करो। विशाल गुस्से में चीखते हुए बोला, बस करिए भैया, आप यह अच्छा बनने का नाटक मेरे सामने अब मत करना। विशाल का गुस्से में लाल चेहरा देखकर पराग सकपका गया और कहने लगा, क्या हुआ छोटे, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? विशाल गुस्से में बड़े भैया का गिरेबान पकड़ते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर गलत नजर डालने की? मैंने सब कुछ सुन लिया है। जब मैं इस पर हाथ उठाकर घर से बाहर जाने लगा तो मधु ने भी आखिरी बार मुझसे बस यही कहा कि अगर तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं है तो मैं आज रात को जेठ जी के कमरे में जाऊंगी, और अगर सच्चाई जानने की हिम्मत हो तो तुम छिपकर सब कुछ देख लेना, वरना मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। मैं बहुत गुस्से में था, मैं घर से चला गया, लेकिन फिर मैं आपके कमरे के पीछे वाली खिड़की के पास गया था और मैंने मधु को भी फोन करके बता दिया था कि मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ, जो भी साबित करना है करके दिखाओ। आखिर इसे भी तो अपनी सच्चाई साबित करने का एक मौका मिलना चाहिए था। मैं यह देखकर हैरान हूँ कि आपकी सोच कितनी घटिया है। आपको अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर जाना होगा। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता। यह सुनकर पराग बौखला गया और अपनी गलती होने के बावजूद चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस औरत के लिए तुम मेरे किए हुए उपकार भूल जाओगे। मम्मी पापा के गुजरने के बाद मैंने अकेले तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारे लिए मैंने शादी नहीं की और तुम उसका यह बदला दे रहे हो। तुम मुझे मेरे घर से ही निकाल रहे हो। ये घर मेरा है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तुम तो बहुत एहसान फरामोश निकले। मैंने तुम्हारी परवरिश की और आज तुम मुझे ही आंखें दिखा रहे हो। विशाल गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, यह बात बिल्कुल सच है कि आपने मेरी परवरिश की, लेकिन आपने बस अपना फर्ज निभाया है। आपने शादी नहीं की, यह आपका फैसला था। मैंने आपको मना नहीं किया था। और आपने शादी नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी पत्नी से उसका बदला लेंगे। अगर आपको शादी करने की इच्छा थी, आपको जीवन संगिनी का साथ चाहिए था, तो आप शादी कर लेते। आपकी अर्धांगिनी की कमी मेरी पत्नी पूरी करेगी क्या?
और घर छोड़कर तो आपको जाना ही होगा, क्योंकि अगर आप नहीं गए तो मेरे पास आपकी काली करतूत की वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता, बस यह मेरा आखिरी फैसला है। आपको इस घर से निकलकर कहीं और जाना है या जेल में, ये आपका फैसला होगा। इतना कहकर विशाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर लेकर चला गया। मधु अपने कमरे में आते ही पति के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। विशाल ने भरे गले से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन मुझे पत्नी की बात भी सुननी चाहिए थी। आज मैं समझ गया हूँ कि अपने बड़ों का सम्मान करने का मतलब ये नहीं होता है कि आंख बंद करके उनकी गलतियों को नजरअंदाज किया जाए, बल्कि हमें हमेशा अपने आंख और कान खुले रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल के जमाने में कब किसकी नीयत बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। मधु को इस बात का सुकून था कि उसके पति ने उसकी परेशानी को समझने की कोशिश की और आज सच्चाई उसके सामने थी। सुबह तक मधु के जेठ जी अपना जरूरी सामान लेकर घर छोड़कर जा चुके थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विशाल ने अपने भैया को घर से निकालकर सही किया था?